हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बता दिया करो। आज हम सुनने जा रहे हैं 71वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही के दरवाजा खोलने के बाद जब युवराज अंदर आ गया था तो उसके बाद वो दोनों बिस्तर पर आ गए। माही फिर से वही चिंता में डूब गई। युवराज ने फिर जब उसका तुतरा हुआ चेहरा देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, क्या हुआ माही? मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। माही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। युवराज ने माही का हाथ अपने हाथों में ले लिया और गहरी नजरों से देखते हुए बोला, माही देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। युवराज की बातों से माही को लगा कि अब युवराज ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, उसे कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा। माही कुछ देर शांत रही, फिर कुछ सोचने के बाद उसने युवराज को गले लगा लिया और रोने लगी। उसे इसी तरह रोता हुआ देखकर युवराज को भी चिंता हो गई थी। उसने माही को खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि कोई ना कोई तो बात जरूर है। अब बताओ क्या हुआ है, क्या यामिनी आंटी ने कुछ कहा है? माही ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मा ने मुझे कुछ नहीं कहा। ये कहते हुए माही ने अपना सिर झुका लिया। अब युवराज को और भी चिंता होने लगी। उसे अब यही लग रहा था कि यामिनी ने माही को कुछ कहा होगा। शायद आदित्य ने दिल्ली में यामिनी और यशवंत से कुछ कह दिया होगा जिससे माही परेशान हो गई होगी, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही लग रहा था। युवराज ने माही की ठुड्डी को अपने हाथों से ऊपर उठाया और अपनी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो फिर क्या हुआ है, बताओ मुझे, किसने तुम्हें परेशान किया है? माही ने असली बात छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं युवराज, वो होटल में जो हमला हुआ था उसे लेकर मुझे डर लग रहा था। माही की बात सुनकर युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने माही का डर दूर करने के लिए कहा, मेरे होते हुए तुम डरती क्यों हो? मैंने उस हमलावर को पकड़वा दिया है। युवराज ने जब ये बात सिर्फ माही को दिलासा देने के लिए कही थी, लेकिन असल में ऐसा अभी तक हुआ नहीं था। माही को भी मालूम था कि युवराज झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने युवराज की टेंशन दूर करने के लिए मुस्कुरा दिया। उसने फिर कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर हम मुझे कोई डर नहीं, चलो अब सो जाते हैं। ये कहकर वो बिस्तर पर लेट गई। युवराज भी उसके बगल में लेट गया और दोनों सोने की कोशिश करने लगे। युवराज कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया, लेकिन माही अभी भी लेटी लेटी उसी खत और उन मैसेज के बारे में सोच रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और युवराज की तरफ देखा, जो अब तक गहरी नींद में सो चुका था। माही को जब यकीन हो गया कि युवराज सो चुका है तो उसने अपना मोबाइल उठाया और फिर से वही मैसेज खोलकर देखने लगी। वो सोचने लगी कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज और आ गया, समय बहुत कम है माही, फैसला कर लो वरना बहुत देर हो जाएगी। ये मैसेज भी उसी प्राइवेट नंबर से आया था। माही को समझ नहीं आ रहा कि ये कौन हो सकता है। तभी उसे कुछ याद आया। उसने मन ही मन सोचा, कहीं ये वही ब्लैकमेलर तो नहीं है जो पहले भी मुझे ब्लैकमेल करता आया था। लेकिन फिर उसने एक झटके में ये ख्याल को अपने मन से निकाल दिया और खुद से ही कहा, लेकिन वो तो बार बार मुझसे पैसे मांगता था, फिर उसे युवराज से और मुझे दूर करने में क्या दिलचस्पी होगी। माही ने खुद को समझाने की कोशिश की कि हो सकता है ये कोई मजाक हो, मगर मैं मन मानने को तैयार नहीं था। जिस तरह होटल पर हमला हुआ था, उस हमले की वजह से माही अब हर बात को गहराई से सोचने लगी थी। यही सोचते हुए न जाने उसकी कब नींद में आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि युवराज उसके बगल में नहीं था। उसने पहले सोचा कि वो बाथरूम में होगा, मगर जब वो नहीं मिला तो उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। युवराज कहाँ चले गए सुबह सुबह, माही ने घबरा कर सोचा। उसने पूरे घर में युवराज को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन युवराज कहीं नहीं मिला। अब माही की सच में चिंता होने लगी। वो भागकर अपने कमरे में आई और जल्दी से मोबाइल उठाकर युवराज के नंबर पर कॉल करने लगी। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली बिजी। बार बार कॉल करने के बाद भी लगातार वही बिजी आ रहा था। माही अब और भी ज्यादा घबरा गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। अब उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या युवराज मुसीबत में है? कहीं उस अनजान नंबर वाले युवक ने युवराज को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? माही के माथे पर पसीना छलक आया। उसने अंदर अंदर डर की लहरें उठने लगी। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वही अब सोच रही थी, तभी उसके फोन की रिंग बजी। फोन की रिंग बजते ही माही का ध्यान टूटा। जब उसने स्क्रीन देखी तो युवराज का नाम चमक रहा था। माही ने झट से फोन उठा लिया और घबराते हुए बोली, हेलो युवराज, कहाँ हो तुम? कैसे हो, ठीक तो हो ना? युवराज माही की चिंता भरी आवाज सुनकर हैरान हो गया। उसने हंसते हुए कहा, अरे अरे माही, थोड़ा आराम से, मैं ठीक हूं, क्या हुआ तुम्हें? इतने घबराई हुई क्यों हो? युवराज तुम बिना बताए चले गए।
युवराज, फोन भी बिजी आ रहा था तुम्हारा, मुझे चिंता हो गई थी। माही ने गहरी सांस ली। युवराज ने हंसते हुए कहा, अरे पागल लड़की, मैं बस ऑफिस आ गया था, तुम सो रही थी तो तुम्हें जगाना सही नहीं समझा, इसलिए मैं चला आया था। युवराज की बात सुनकर माही के जान में जान आ गई। उसने राहत की सांस ली, मगर उसके अंदर डर अभी भी पूरी तरह से गया नहीं था। फोन रखकर माही बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। वो अब इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि किसी ने साफ साफ उसे धमकी दी थी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी बहन खतरे में पड़ जाएगी। मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन लेकिन क्या करूं? उसका मन कह रहा था और उसे बात को युवराज को बतानी चाहिए या फिर वो नहीं बतानी चाहिए, मगर वो बार बार वहीं पर ठहर जाती थी। अगर मैं युवराज को बता दूंगी तो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। शायद मुझे खुद ही इसका हल निकालना ही होगा। माही ने अपने दिमाग को शांत किया और सोचा, सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा कि ये धमकी मुझे किसने दी है। माही ने अपने मोबाइल नंबर दोबारा से देखा। उसे ट्रैक करने की कोशिश की, मगर वो प्राइवेट नंबर था। अब उसे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी जो उसकी मदद कर सके। इधर जब माही इसी उधेड़बुन में फंसी हुई थी, तभी उधर मुंबई एयरपोर्ट पर हलचल अपने चरम पर थी। हवाई जहाज के उतरते ही आदित्य ने लंबी सांस भरी, जैसे वो इस शहर की हर एक हवा को अपने भीतर समा लेना चाहता हो। आदित्य ने चारों ओर नजर दौड़ाई और लंबी सांस लेकर कहा, आखिरकार वापस आ गए मुंबई। अब यहां से हमारी नई शुरुआत होगी। शिवानी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, ये शुरुआत पहले से भी ज्यादा धमाकेदार होगी। तुम्हारा सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहेगा, इसे हकीकत में बदल देंगे। आदित्य ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर शिवानी। अगर कोई इस बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है तो वो तुम ही हो। आदित्य और शिवानी एयरपोर्ट के बाहर निकलने और एक काले रंग की लग्जरी कार में बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों हीरा चंदानी ग्रुप की मेन बिल्डिंग की ओर चले गए। मुंबई के पोश इलाके में बनी एक ऊंची शानदार इमारत के बाहर गाड़ी आकर रुकी। यही थी हीरा चंदानी ग्रुप की हेड ऑफिस। और कुछ साल पहले जब शिवानी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, तब किसी ने नहीं सोचा कि इतनी तेजी से यह कंपनी भारत की टॉप कंपनियों में शामिल हो जाएगी। सिर्फ 2 सालों में उसने कंपनी को 5,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचा दिया था। आदित्य ने ऑफिस के अंदर कदम रखते ही चारों ओर नजर दौड़ाई। वाह, सच में शिवानी, तुमने तो कमाल कर दिया है। शिवानी ने हल्का हंसते हुए कहा, सिर्फ मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम ने मेहनत की है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम के साथ खड़ा रहे। आदित्य ने उसकी बात को सराहा और दोनों उसके कैबिन की ओर बढ़ गए। शिवानी का कैबिन बेहद आलीशान था। बड़ी खिड़कियों से मुंबई का नजारा दिख रहा था। लकड़ी के शानदार टेबल के पीछे एक चमचमाती कुर्सी रखी जिस पर शिवानी आकर बैठ गई। आदित्य ने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अच्छा, अब बात करते हैं असली मुद्दे की। हमारी टेलीकॉम कंपनी, मैं इसे जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहता हूँ। शिवानी ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन घुमाते हुए एक प्रेजेंटेशन दिखाया। ये देखो, मैंने एक प्लान तैयार किया है। टेलीकॉम सेक्टर में घुसने के लिए हमें भारी निवेश की जरूरत होगी, लेकिन मैंने कुछ संभावित इन्वेस्टर से बातचीत की है। अगर हम सही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो अगले 5 साल में हमारी कंपनी मार्केट लीडर बन जाएगी। आदित्य ने प्रेजेंटेशन पर नजर दौड़ाई और कहा, शिवानी, तुम्हारी सोच लाजवाब है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं इस बिजनेस को शिखर तक ले जाने में पूरी जान लगा दूंगा। शिवानी ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर कल ही हम इन्वेस्टर से मीटिंग फिक्स करते हैं। तुम्हारा सपना अब सिर्फ एक प्लान नहीं, और ये बहुत बड़ा होगा। तुम्हारी सलाह की वजह से मुझे 300 से 400 करोड़ का फायदा हुआ है। आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं इतनी जल्दी वापसी नहीं कर पाता। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, बिजनेस में सही वक्त पर सही फैसला लेना जरूरी होता है, और मैंने सिर्फ तुम्हें सही दिशा दिखाई है। मेहनत तो तुमने खुद ही की है। आदित्य ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, तो फिर इस बार भी तुम्हारे साथ में मिलकर कुछ बड़ा करने वाला हूं। जब दोनों टेलीकॉम कंपनी की योजना पर चर्चा कर रहे थे, तभी शिवानी का फोन बजा। उसने फोन उठाया और कुछ देर तक सुनती रही। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। शिवानी ने फोन रखते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द अपने प्लान को पुख्ता करना होगा, क्योंकि मार्केट में एक और बड़ी कंपनी हमारी राह में रोड़े अटका सकती है। आदित्य ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कौन? शिवानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मित्तल ग्रुप। वो भी टेलीकॉम सेक्टर में उतरने वाले हैं और उनकी फाइनेंशियल पावर बहुत ज्यादा है। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। आदित्य ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, तो फिर हमें उनसे तेज दौड़ना होगा। अगर वे एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। शिवानी ने सिर हिलाते हुए कहा, यही जज्बा चाहिए मुझे। अब देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है।
हम या मित्तल गुरु। आदित्य ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, कल सुबह पहली मीटिंग फिक्स कर दो, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तैयार रहो, अब असली खेल शुरू होने वाला है। आदित्य और शिवानी अपने बिजनेस को लेकर सही दिशा में जा रहे थे। क्या होगा आगे? क्या आदित्य अपनी कंपनी को बड़ा बना पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 72वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर जब आदित्य और शिवानी अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उधर चौधरी हाउस में टीना के मन में भी हलचल मची हुई थी। वो अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। कमरे के अंदर महंगे परफ्यूम की हल्की खुशबू फैली थी, लेकिन टीना के सोच में गहरी कुटिलता समाई गई थी। वो बार बार अपने फोन को घुमा रही थी, सोच रही थी कि अगला कदम क्या उठाए, जिससे माही और युवराज के रिश्ते में और दरार पड़ जाए। अगर मैं माही के दिमाग में डर बिठा दूं कि युवराज की वजह से उसकी और मेरी जान खतरे में है, तो शायद वो खुद ही उससे दूर हो जाएगी। टीना ने बुदबुदाते हुए फिर वही प्लान सोचा। अगर वो जानती थी कि माही एक भावुक लड़की है जो अपने करीबियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती है, अगर उसे यह एहसास दिला दिया जाए कि युवराज उसके लिए खतरा बन जाता है, तो खुद ब खुद उससे दूर हो जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और अपना फोन उठाकर एक नंबर डायल किया। कुछ सेकंड के घंटे के बाद दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। हेलो टीना, सब ठीक तो है? फोन पर अंजलि ही थी। अंजलि इस समय कपूर मेंशन में थी। वो अपने कमरे में बैठी थी और उसके साथ उसकी सबसे खास दोस्त अलिश्का भी थी, जो दोनों सोफे पर बैठे थे। सामने एक ग्लास टेबल पर रेड वाइन का ग्लास रखा गया था। अंजलि ने फोन उठाया और टीना की आवाज सुनते ही मुस्कुराई। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? टीना ने तुरंत कहा, हमें अपनी योजना को अगले चरम पर लेकर जाना होगा। अंजलि, माही अभी तक पूरी तरह से युवराज से अलग नहीं हुई है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो डरकर खुद ही उससे दूर हो जाए। अंजलि ने ग्लास उठाया और हल्के से घूंट लेते हुए कहा, मुझे पता था तुम यही कहोगी। मैंने पहले ही इस पर सोचना शुरू कर दिया था। देखो, तुम बस माही के दिमाग में डर बैठाने का काम करो। उसे बार बार समझाओ कि युवराज की वजह से उसकी जान खतरे में है। उसे यकीन दिलाओ कि अगर वो युवराज से अलग नहीं हुई तो कुछ और भी हो सकता है। बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। टीना ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? अंजलि हल्का सा हंसी और बोली, मतलब ये कि एक बार फिर तुम पर हमला करवाने वाली हूँ। टीना ने कुछ पल सोचा और फिर ठंडी आवाज में कहा, अगर माही को यकीन दिलाना है तो ये सही तरीका होगा। मैं आज ही माही से मिलने जाती हूँ और उसे किसी तरह से शॉपिंग के लिए मना लेती हूँ। तुम अपने आदमी तैयार रखना। अंजलि ने सिर हिलाया। बिल्कुल। जब माही देखेगी कि तुम पर दोबारा से हमला करने की किसी ने कोशिश की है तो उसके दिमाग में डर बैठ जाएगा, और अगर हम इसे और भी नाटकीय बना दें तो वो खुद ही युवराज से दूर हो जाएगी। इसके बाद टीना ने फोन काट दिया और वहीं बैठकर कुछ समय के लिए सोचने लगी। कुछ टाइम ऐसे ही सोचने के बाद टीना और उठी और अपना बैग लेकर अपने रूम से बाहर निकली। तो उसने देखा कि हॉल में यामिनी बैठी थी। यामिनी की नजर उस पर पड़ी तो उसने पूछा, कहाँ जा रही हो टीना? टीना ने यामिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, माँ, मैं वो बस माही के घर जा रही थी। ये कहते हुए टीना बाहर निकली और गाड़ी लेकर सिंघानिया हाउस की तरफ निकल गई। उसने एक बार भी अपनी माँ की बात नहीं सुनी और वह जल्दी से जल्दी रोड की तरफ निकल गई थी। थोड़ी ही देर में वो सिंघानिया हाउस भी पहुंच गई। माही इस समय अपने कमरे में थी और उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। वो कुछ समय से ज्यादा सो नहीं पा रही थी, ज्यादा ही तनाव में थी। उसके मन में अभी भी उस खत और मैसेज को लेकर जो भी बातें चल रही थी, उसने माही को भीतर तक हिला दिया था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और टीना अंदर आ गई। अरे, कैसी हो माही? टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। माही ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हो टीना, बस कुछ बातें सोच रही थी। माही की बात सुनकर टीना ने अपना बैग टेबल पर रखा और उसके पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ माही, क्या सोच रही हो? माही ने टीना को अपना मोबाइल दिखाते हुए पूरी बात बताई। उसने चिंतित स्वर में कहा, टीना, मुझे लगातार धमकियां मिल रही है कि अगर मैंने युवराज को नहीं छोड़ा तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। माही को इतनी टेंशन में देखकर टीना के भीतर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। खुद को संयमित रखते हुए उसने गंभीरता से कहा, देखा माही, मैं कहती थी ना कि युवराज की वजह से मेरी और तुम्हारी जान खतरे में है। कोई नहीं चाहता कि युवराज खुश रहे। मुझे भी अब यही लग रहा है, माही ने कुछ सोचते हुए कहा। टीना को अपना प्लान सफल होता दिखने लगा। उसने माही को थोड़ा सोचने का समय दिया और फिर धीरे से कहा, देखो, मैं मजाक नहीं कर रही। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब कुछ किसी के इशारे पर हो रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम जल्दी ही कुछ नहीं करेंगे तो हमारी जान को सच में खतरा हो सकता है।
टीना की बातों का असर माही के चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो गहरी सोच में डूब गई। टीना समझ चुकी थी कि अब उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाना और जिस पर काम के लिए आई है उसे पूरा करना चाहिए। टीना ने गहरी सांस ली और माही की आंखों में देखते हुए कहा, माही, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें, कुछ देर शॉपिंग करें, ताकि हमारा मन और भी हल्का हो और हम इस बारे में और सोच सके। माही ने कुछ सोचा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, चलो चलते हैं। हालांकि माही का मन अब भी बेचैन था, लेकिन वो टीना को और तनाव नहीं देना चाहती थी। उसे ये डर ये भी था कि बाहर जाने से कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर भी उसने अपने मन को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मुझे ज्यादा नेगेटिव भी नहीं सोचना चाहिए। ये सोचते हुए खड़ी हुई और शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने एक साधारण सूट पहना, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है। फिर उसने हल्का सा मेकअप किया और टीना के पास आकर बोली, चलो चलते हैं। टीना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके इतने साधारण कपड़े देखकर कहा, ये क्या पहन लिया माही? माही ने हैरान होकर टीना को घूरा और कहा, क्यों, क्या बुराई है इन कपड़ों में? टीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुराई तो नहीं है, लेकिन तुम देश के टॉप बिजनेसमैन की अकेली पत्नी हो, फिर भी इतने साधारण कपड़े, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अपनी छोटी बहन की बातों पर माही हंस पड़ी और बोली, टीना, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें ब्रांडेड चीजों का शौक है, मुझे नहीं। तुम्हें तो मालूम है कि मुझे सादगी में रहना ही पसंद है। टीना ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया। फिर दोनों सिंघानिया हाउस के बाहर निकल गई। वे टीना की कार में बैठकर एक बड़े शॉपिंग मॉल की ओर निकल पड़ी। उधर जब वे दोनों शॉपिंग के लिए जा रही थी, तब सिंघानिया ग्रुप की अल्फा बिल्डिंग में युवराज अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। वो अभी अभी एक मीटिंग से फ्री हुआ था। वो ऑफिस में काम कर रहा था, तो लेकिन उसका ध्यान पूरा माही की तरफ ही था। उसने सोचा कि क्यों न माही को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाया जाए, ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। उसने अपना मोबाइल निकाला और माही का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही माही ने कॉल रिसीव की, युवराज ने उत्साहित स्वर में कहा, माही, जल्दी से तैयार हो जाना, आज हम कहीं बाहर चलते हैं, मूवी, शायद मूवी देखेंगे। माही ने जवाब दिया, मैं अभी टीना के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम भी हमें वहीं पर आकर ज्वाइन कर लो। युवराज ने तुरंत कहा, ठीक है, तुम मुझे लाइव लोकेशन भेज दो। ये कहकर उसने फोन काट दिया। माही ने भी अपनी लाइव लोकेशन युवराज के साथ शेयर कर दी। तब तक वे दोनों शॉपिंग मॉल भी पहुंच चुकी थी। माही और टीना शॉपिंग मॉल में इधर उधर देखकर कपड़े देखने लगी। तभी टीना ने माही से कहा, मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम में चली गई। असल में वहां अंजलि को फोन करने गई थी। माही वापस कपड़े देखने में व्यस्त हो गई। माही एक बड़े फैशन ब्रांड के शोरूम में गई थी और वहां सजी हुई ड्रेसेस देखने लगी। हर तरफ महंगे और स्टाइलिश गाउन रखे गए थे, जिनकी चमक दमक किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। माही ने एक खूबसूरत गाउन देखा और उसके पास खड़ी सेल्स गर्ल्स को बुलाकर कहा, क्या मैं ये गाउन ट्राई कर सकती हूँ? सेल्स गर्ल ने जैसे ही माही की तरफ देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी घृणा आ गई। उसने माही को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उस गाउन की कीमत को ध्यान में रखते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसे लगा कि माही सिर्फ समय बताने के लिए यहाँ आई है, क्योंकि इस शोरूम में सबसे सस्ती ड्रेस भी 60-70 हजार से कम के नहीं थी। तुम ये ड्रेस ट्राई नहीं कर सकती? सेल्स गर्ल की बेरुखी भरी आवाज सुनकर माही चौंक गई। उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों, क्यों नहीं कर सकती? सेल्स गर्ल ने एक घमंडी नजरों से देखा और तिरस्कार से कहा, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस ड्रेस को देख भी सको, पहनना तो दूर की बात। माही को उसकी बात सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने सोचा कि कोई अपने कस्टमर से इस तरह कैसे बात कर सकता है। फिर भी माही ने संयम बनाए रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी के कपड़ों को देखकर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सेल्स गर्ल को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने रूखेपन से जवाब दिया, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ। रोज मेरा पाला तुम जैसा से पड़ता है। ये ड्रेस पूरे 1 लाख रुपए की है, जो तुम्हारी हैसियत से बाहर है। माही के दिल को उसकी बात ने ठेस पहुंचाई। वो सोच में पड़ गई कि आखिर लोग सिर्फ बाहरी दिखावे से ही किसी को कैसे मूल्य के दे सकते हैं। उसे वह गाउन बहुत पसंद आ गया था, लेकिन सेल्स गर्ल्स की अपमान बातों से उसका दिल टूट गया। वो चुपचाप पलटकर शोरूम से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी वहां पर युवराज आ गया। युवराज ने माही को यो उदास और गुमसुम बाहर आते देखा। तुरंत उसके पास आ गया और पूछा, क्या हुआ माही, तुम इतने उदास क्यों हो? माही ने युवराज की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। माही की बातें सुनकर सेल्स गर्ल्स हंस पड़ी और व्यंग्य से बोली, मुझे पहले से ही पता कि तुम्हारी औकात नहीं है ये ड्रेस खरीदने की, बस दिखावा करने आ गई थी। सेल्स गर्ल्स ने यह बात धीमी आवाज में कही थी, लेकिन युवराज ने फिर भी सुन लिया था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल बढ़ी, पर उसने खुद पर काबू रखते हुए माही से फिर से कहा, माही, क्या इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है?
माही वहां कोई तमाशा नहीं चाहती थी। उसने उस बात को काटते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम यहाँ से चलो। लेकिन जैसे ही माही ने कहा कि सेल्स गर्ल फिर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ जाओ, कुछ खरीदने की औकात तो नहीं है, और पति का रोब देखो जैसे कोई करोड़पति हो। इस बार युवराज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने घूरते हुए सेल्स गर्ल्स को देखा और कड़क आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से बारे में कुछ भी कहने की? तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? उसे अभी के अभी यहाँ बुलाओ। युवराज की गुस्से भरी आवाज सुनकर सेल्स गर्ल्स की हंसी और भी बढ़ गई। उसने घमंडी लहजे में कहा, अगर हमारे मैनेजर ऐसे ही अरे गहरे के बुलाने पर आ जाएं, तो हम काम क्या ही करेंगे। सेल्स गर्ल्स के ताने अब हद से बढ़ते जा रहे थे। माही ने संयम बनाए रखा, लेकिन युवराज का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। सेल्स गर्ल्स की तिरस्कार भरी हंसी अब और भी गूंज रही थी। क्या होगा आगे? क्या करेगा युवराज अब इस सेल्स गर्ल्स के साथ? देखने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और लाइक करके हमें जरूर बताएं और कमेंट भी जरूर करें। दोस्तों, 73वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सेल्स गर्ल्स के ताने अब हद से बढ़ते जा रहे थे। माही ने संयम बनाए रखा, लेकिन युवराज का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। सेल्स गर्ल्स की तिरस्कार भरी हंसी अब भी गूंज रही थी। सुनिए मिस्टर, अगर कोई हमारी दुकान में आकर अपने औकात के बाहर की चीजों को छूने लगे तो हमारा बिजनेस तो ठप हो जाएगा। सेल्स गर्ल्स ने मजाक उड़ाते हुए कहा। युवराज अब खुद को नहीं रोक पाया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी और वो जोर से चिल्लाया, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का अपमान करने की, और तुम किस लहजे से हमारे साथ ऐसी बात कर रही हो? युवराज की जोरदार आवाज से पूरा शोरूम गूंज उठा। वहां मौजूद बाकी कस्टमर भी चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। सेल्स गर्ल्स एक पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर भी उसने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा और हंसते हुए कहा, ओह देखो जरा, लगता है ये आदमी अपने औकात के बाहर की चीजों की मांग कर लज्जित हो गया। अब गुस्से से हमें ही डरा रहा है। इसी बीच सेल्स गर्ल की आवाज और युवराज की कड़ी बातें सुनकर शोरूम का मैनेजर आ गया। वो जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचा और सेल्स गर्ल से पूछा, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मच रहा है? सेल्स गर्ल ने सारी बात बताई। उसने बताया कि माही एक गरीब लड़की है और वो माही इस महंगी ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। साथ ही उसने ये भी बताया कि युवराज ने उस पर चिल्लाकर उसे अपमानित किया। मैनेजर ने यह सुनते ही अपनी आंखों में घृणा और उपहास लाने की कोशिश की, लेकिन माही और युवराज को देखा और ठंडी सांस ली। तो ये कहानी, तुम दोनों को यहाँ दिखावा करने के लिए आना था। ये ड्रेस तो गरीबों के लिए नहीं है। जो लोग इन्हें खरीदने के लायक होते हैं वे कभी इस शोरूम में आते ही नहीं। क्या तुम समझ रहे हो? उसकी ये बातें सुनकर माही को गहरा धक्का लगा। युवराज का गुस्सा तो पहले से था, वो और भी बढ़ गया और उसने गुस्से में सख्त आवाज में कहा, क्या तुम मेरी पत्नी का फिर से मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारे जैसे लोगों को समझ में नहीं आता कि लोगों का आत्मसम्मान क्या होता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरी औकात क्या है। इसके बाद युवराज ने बिना एक पल गवाए पूरे शोरूम के कपड़े खरीदने का फैसला लिया। युवराज ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो मेरा कार्ड, और तुम्हारे शोरूम के जितने भी कपड़े हैं अभी के अभी पैक कर दो। युवराज की बात सुनकर सभी चुप हो गए। तभी माही ने बीच में आकर कहा, युवराज तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। माही की बात सुनते ही शोरूम का मैनेजर और सेल्स गर्ल्स जोर जोर से हंसने लगे। सेल्स गर्ल्स ने माही और युवराज की तरफ देखते हुए कहा, कितने बड़े नाटकबाज हैं दोनों। एक कार्ड निकालता है और दूसरा उसे रोक लेता है। वो सेल्स गर्ल्स की बात युवराज ने उसे घूरते हुए देखा। मैंने तुम लोगों को रुकने के लिए कहा है क्या? तुम जाओ और अपने पैसे काटो। युवराज की बात सुनकर मैनेजर ने अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड की तरफ देखा। उसने कभी अपनी जिंदगी में ब्लैक कार्ड नहीं देखा था। यह कार्ड सिटी बैंक का ऐसा कार्ड था जो पूरे भारत में सिर्फ 10 लोगों के पास था। इस कार्ड की कोई लिमिट भी नहीं थी। इतने कम लोगों के पास ये कार्ड होने की वजह से मैनेजर ने कभी ब्लैक कार्ड भी नहीं देखा। उसने कार्ड को देखते ही कहा, ये नकली कार्ड देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? ना तो इस पर किसी का नाम लिखा हुआ है और ना ही बैंक का नाम। तुम जैसे नाटकबाज यहाँ रोज आते हैं। ये लो अपना कार्ड और निकलो यहाँ से, वरना मुझे अभी के अभी सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। ये कहते हुए मैनेजर ने वो कार्ड युवराज के पैरों में गिरा दिया और गुस्से में युवराज को घूरने लगा। तभी वहां खड़े एक लड़के की नजर उस कार्ड पर पड़ी, जो वहां खड़ा हुआ पूरा तमाशा देख रहा था। उसके मुंह से तुरंत निकला, ब्लैक कार्ड। वो लड़का मुंबई के मशहूर बिजनेस मैन अनिल अग्निहोत्री का इकलौता बेटा लक्ष्य था। अनिल अग्निहोत्री ने उसे कई बार ब्लैक कार्ड के बारे में बताया था और साथ ये भी बताया कि ब्लैक कार्ड मुंबई के सिर्फ एक इंसान के पास है। वो इंसान कोई और नहीं, युवराज सिंघानिया है। लक्ष्य ने जैसे ही ब्लैक कार्ड को देखा वो समझ गया कि ये सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, युवराज सिंघानिया ही है। वो कब से अपने बिजनेस के चलते युवराज सिंघानिया से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नाकाम रहता था। लक्ष्य तुरंत भीड़ से निकलकर आगे आया और मैनेजर पर चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसे किसी का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? मैनेजर लक्ष्य को अच्छे तरीके से जानता था। लक्ष्य अक्सर वहां पर शॉपिंग के लिए आता था।
मैनेजर को समझ नहीं आ रहा कि लक्ष्य उनकी साइड क्यों ले रहा है। उसने लक्ष्य से कहा, सर ये आदमी मुझे नकली कार्ड दे रहा है और कब से शोर मचा रहा है, इसीलिए मैंने इसे इसी लहजे में बात की है। लक्ष्य ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम्हें मालूम भी है कि ये कौन है? देश के नंबर 1 बिजनेसमैन युवराज सिंघानिया है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उनसे इस लहजे में बात करने की? तुरंत ये कार्ड उठाओ और माफी मांगो उनसे। मैनेजर ने जब लक्ष्य के मुंह से युवराज का नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। उसका तो रंग ही उड़ गया। मैनेजर तुरंत युवराज के कदमों पर गिर पड़ा। उसने तुरंत वो ब्लैक कार्ड उठाया और युवराज को वापस देने लगा और सेल्स गर्ल्स को डांटते हुए बोला, तुम ऐसे किसी को भी कुछ भी कैसे कह सकती हो? अभी के अभी सर से माफी मांगो। मैनेजर की बात सुनकर वो सेल्स गर्ल्स भी मैनेजर से माफी मांगने लगी, लेकिन युवराज को मैनेजर की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ समय पहले तो वो उसी सेल्स गर्ल्स के साथ मिलकर युवराज और माही का मजाक उड़ा रहा था। अब वो सेल्स गर्ल्स को डांट रहा है और पूरा इल्जाम भी उस लड़के पर लगा रहा है। युवराज ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, इस शोरूम का मालिक कौन है? उसे अभी के अभी यहाँ बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। और तुम ये कार्ड वापस मुझे क्यों दे रहे हो? अपनी पेमेंट काटो और कपड़े पैक करना शुरू करो। मैनेजर ने सिर झुकाते हुए कहा, जरूर जरूर, मैं अभी पैक करवा देता हूं सर। मैनेजर की बात सुनकर युवराज ने हंसते हुए कहा, करवाता हूं नहीं करता हूं, यह सब तुम दोनों ने अपने हाथों से पैक करोगे। और अपने मालिक को भी अभी के अभी यहां बुलाओ। इससे पहले कि मैनेजर कुछ कहता, लक्ष्य ने बीच में बोलते हुए कहा, इस शोरूम के मालिक को मैंने पहले ही फोन कर दिया है, वो जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे। लक्ष्य की बात सुनकर युवराज शांत हो गया। मैनेजर और सेल्स गर्ल्स भी युवराज के कहे अनुसार अपने अपने काम पर लग गई। एक एक करके सही सारे कपड़े पैक करने लगे। तभी युवराज ने लक्ष्य से कहा, थैंक यू मिस्टर। लक्ष्य ने तुरंत कहा, लक्ष्य, मेरा नाम लक्ष्य है, मैं अग्निहोत्री ग्रुप का सीईओ हूँ। मिस्टर सिंघानिया, मैं कब से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। युवराज ने लक्ष्य की बात पर हंसते हुए कहा, वो तो मुश्किल है मिलनी, लेकिन छोड़ो, आज सीधा मैं आपको मिल गया। अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? लक्ष्य भी युवराज की बात सुनकर हंसने लगा। उसने कभी नहीं सोचा कि युवराज इतना पोलाइट होगा। उसको तो लगता था कि युवराज अपने रुतबे के हिसाब से बहुत एरोगेंट होगा। उसने युवराज से मिलकर बहुत अच्छा लगा और वो दोनों बात कर रहे थे तभी टीना भी वापस वहां आ गई। टीना ने माही के पास आते हुए कहा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। फिर उसने युवराज की तरफ देखते हुए आगे कहा, जीजू आप भी आ गए। माही ने टीना की बात का सिर्फ एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। तब तक शोरूम का मालिक भी वहां आ गया था। लक्ष्य ने शोरूम के मालिक को पूरी बात बताई। उसने विस्तार से बताया कि किस तरह से शोरूम के मैनेजर और उस सेल्स गर्ल्स ने युवराज और माही का मजाक उड़ाया था और वो कैसे वो दोनों उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। लक्ष्य के शब्दों में गुस्सा और नफरत का मिश्रण था, क्योंकि उसने कभी कल्पना नहीं की कि किसी पेशेवर जगह पर ऐसे घटिया व्यवहार हो सकता है। लक्ष्य ने मालिक से कहा, उसने न सिर्फ उनके औकात का मजाक उड़ाया, बल्कि उनकी इज्जत को भी नुकसान पहुंचाया। शोरूम के मालिक ने लक्ष्य की बात ध्यान से सुनी और फिर गुस्से में कहा, इस तरह की बदतमीजी हमारे शोरूम में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मैं तुरंत मैनेजर और सेल्स गर्ल्स को बुलवाता हूं और उनसे बात करता हूं। लक्ष्य ने शोरूम के मालिक के चेहरे पर गुस्सा देखा और वो समझ गए कि अब इस मामले का कोई हल निकला जाना ही चाहिए। शोरूम के मालिक ने मैनेजर को बुलाने का आदेश दिया। मैनेजर और सेल्स गर्ल्स को बुलवाते ही मालिक ने कहा, आज से हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी बेहूदगी नहीं चलेगी। उन दोनों को अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैनेजर और सेल्स गर्ल्स शोरूम के मालिक के ऑफिस में आए और दोनों के चेहरे घबराहट से भरे हुए थे। उन्होंने देखा कि शोरूम के मालिक का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उन्होंने उन्हें सीट लेने के लिए कहा, तुम दोनों जो युवराज सिंघानिया के साथ कर रहे थे, तुम्हें इस बारे में पता भी था? और तुम खुद ही बताओ कि इस काम के लिए तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि तुम दोनों को अभी के अभी नौकरी से निकाल दूं। इस घोषणा को सुनकर मैनेजर और सेल्स गर्ल्स की हालत खराब हो गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और आंखों में डर के आंसू थे। उनका जीवन अचानक अंधेरे में डूब सा गया था और वे जानते थे कि अगर वे नौकरी से निकाले गए तो उनके पास अपने परिवार का पालन पोषण करने का कोई और तरीका भी नहीं बचेगा। उनका गुस्सा और हंसी अब घबराहट और डर में बदल चुकी थी। मैनेजर ने रोते हुए कहा, सर सर हमसे गलती हो गई है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कृपया हमें नौकरी से न निकालें। सेल्स गर्ल्स भी उनके साथ रोने लगी। हाँ सर, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी युवराज सर के बारे में ऐसा नहीं सोचते थे। एक पल के लिए तो हमें पता भी नहीं था कि ये युवराज सर ही हैं। हम तो बस एक पल के आके गुस्से में आकर बैठ गए। लक्ष्य और युवराज ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर माही की ओर रुख किया। माही की आंखों में हल्की सी सांत्वना थी। माही ने शोरूम के मालिक से कहा, सर मैं समझती हूँ कि आपने अपना फैसला लिया है, लेकिन क्या आप इन दोनों को नौकरी से निकालने का निर्णय थोड़ा और सोच समझ कर नहीं ले सकते? हमें सब कुछ सही तरीके से सुलझाना चाहिए, बजाय कि इन्हें इतनी बड़ी सजा देना। शोरूम के मालिक ने माही की बात को सुना और थोड़ा सा ठहरते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती हैं?
ये दोनों बिना सोचे समझे आपका अपमान कर रहे थे और अब आप कह रही हैं कि इन्हें बख्श दिया जाए। माही ने फिर समझाते हुए कहा, ये सच है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन शायद उन्हें अपने किए का एहसास हो गया है। वो खुद भी बहुत डर गए हैं और मुझे लगता है कि हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। इस तरह से जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का भविष्य बर्बाद हो सकता है। माही तब अपनी बात बता रही थी। वहीं युवराज भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब क्या करेगा युवराज? क्या उन दोनों को माफ करने के लिए कहेगा या फिर उनको बाहर निकलवा देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 74वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। माही ने जब मालिक को कहा कि इन दोनों को सोच समझकर हमें फैसला लेना चाहिए, यह सुनकर मैनेजर और सेल्स गर्ल्स की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने माही की बातों को ध्यान से सुना, फिर से सर झुका लिया ताकि शायद कुछ और समय मिल जाए। शोरूम के मालिक ने माही की बातों पर गौर किया, फिर युवराज से बात की। आप क्या सोचते हैं युवराज? हमें इस मामले को थोड़ा और सोचने की जरूरत है या नहीं? युवराज ने गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो, माही ने ठीक कहा है। हम भी इंसान हैं और हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वे सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं, तो हमें उन पर सोचना चाहिए। लक्ष्य ने अपने साथियों को देखा और फिर शोरूम के मालिक से कहा, हम सब यही चाहते हैं कि यह स्थिति अच्छे से हल हो जाए और हम सब समझते हैं कि सबको एक दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए। शोरूम के मालिक ने सुनते ही कुछ देर चुप रहकर विचार किया। वो जानता था कि उसका ये और कर्मचारियों का निर्णय था, लेकिन अब माही, युवराज और लक्ष्य के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। कुछ देर बाद शोरूम के मालिक ने अपना फैसला लिया। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक और मौका देने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा। अगर तुम दोनों ने अपनी गलतियां सही नहीं की तो तुम्हारा ये आखिरी मौका होगा। जब शोरूम के मालिक ने यह कहा तो मैनेजर और सेल्स गर्ल्स ने राहत की सांस ली। वे तुरंत मालिक के पास आकर उनके पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। सर, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं, मैनेजर ने कहा। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दूसरा मौका दिया। हाँ सर, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था, सेल्स गर्ल्स ने भी कहा। हमने अपने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हम युवराज सर से माफी मांगते हैं। युवराज और माही ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर शोरूम के मालिक से कहा, हम ये समझते हैं कि आपने सही किया। हम चाहते हैं कि सब खत्म हो जाए और किसी के जीवन में कोई मुश्किल न आए। इसी बीच लक्ष्य ने भी शोरूम के मालिक को शुक्रिया कहा और लक्ष्य और युवराज के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। युवराज ने जब अपनी कार्ड से पेमेंट की और सारे कपड़े ले लिए, अब युवराज ने फैसला किया कि वो इन महंगे कपड़ों को गरीबों में बांट देगा। जब युवराज और माही टीना के साथ शोरूम से बाहर निकलने लगे, वो दोनों शोरूम के भारी दरवाजों से बाहर आते ही थोड़े चिंतित महसूस हो रहे थे। माही की आंखों में दया और समझदारी की भावना थी, जबकि युवराज माही की सोच से काफी प्रभावित हो चुका था। दोनों धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। धाएं! यह आवाज किसी गोले की थी जो शोरूम के पास की दीवार से टकराई। माही ने एक डरावनी सी नजर युवराज की तरफ डाली और अचानक पीछे मुड़कर देखा। फिर अचानक माही के कानों में एक आवाज और पड़ी, चुड़ैल, तुझे जिंदगी का मजा दिखाता हूँ। तभी एक शख्स जो पूरी तरह से नकाब में ढका हुआ था शोरूम के पास से बाहर आता है। उसकी चाल में एक खौफनाक अंदाज था और उसकी आंखें गहरी घातक थी। माही और युवराज एक दूसरे को घबराहट के साथ देखते हुए तुरंत समझ गए कि यह कोई बहुत बड़ा खतरा था। नकाबपोश आदमी ने माही की ओर इशारा करते हुए गहरी सांस ली और जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने टारगेट बदलते हुए टीना को निशाना बना लिया। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और उसने उस पिस्तौल को टीना की तरफ तान दिया था। टीना को ये भी नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा है। ये तो बस माही और युवराज के साथ निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी एक अजनबी और खतरनाक व्यक्ति सामने आ गया। बिना किसी चेतावनी के और नकाबपोश व्यक्ति ने एक तेज गोली चला दी। गोली सीधा टीना के कंधे में लगी। टीना एक जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। माही और युवराज दोनों का दिल एक पल में ही टूट गया। माही भागकर टीना के पास गई और टीना के कंधे से खून बह रहा था। उधर से कराह रही थी। माही ने घबराहट में टीना के कंधे को सहारे देते हुए उसे संभालने की कोशिश की। युवराज ने अपनी आंखें नकाबपोश व्यक्ति की तरफ घुमा दी जो अब शोरूम के पास खड़ी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। यह एक सफेद रंग की कार थी जो कुछ देर में भागने के लिए तैयार थी। युवराज ने बिना समय गवाए दौड़ते हुए कार के पास उसको रोकने की कोशिश की। रुको! युवराज ने चीखते हुए कहा, लेकिन नकाबपोश व्यक्ति ने उसे अनदेखा करते हुए कार में जाकर बैठ ही गया। तेजी से कार को चालू किया और कुछ ही सेकंड में वो गाड़ी शोरूम के बाहर निकलकर अंधेरे में गायब हो गई। युवराज हाथ में खाली पिस्तौल की नली लिए रह गया, जो अब उसकी कमजोरी बन चुकी थी। गुस्से और घबराहट से भरा हुआ था, लेकिन अब वो टीना की मदद करने के अलावा और कुछ भी कर नहीं सकता था।
माही ने टीना को सहारा देते हुए धीरे धीरे शोरूम के अंदर वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन टीना की हालत बहुत गंभीर थी। खून तेजी से बह रहा था और माही को लगा जैसे समय रुक सा गया हो। माही ने घबराहट में टीना से कहा, टीना, तुम ठीक तो हो? बस थोड़ी देर में हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम घबराना मत। युवराज ने तुरंत अपने फोन से एम्बुलेंस को कॉल किया। उसकी आवाज में घबराहट थी। जल्दी से जल्दी किसी भी अस्पताल से एम्बुलेंस भेजो, टीना को गोली लग गई है, उसने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। अब माही और युवराज दोनों में से कोई भी उम्मीद के मुताबिक अपने डर को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट के बाद एम्बुलेंस आई और टीना को अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल में हर कोई घबराया हुआ था। डॉक्टरों ने टीना के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। माही और युवराज लगातार टीना के पास ही खड़े थे। डॉक्टर ने बताया कि गोली कंधे से छूते हुए निकल गई, लेकिन इसे गहरी चोटें नहीं आई। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन तत्कालिक इलाज जरूरी है। और माही और युवराज ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका दिल अभी भी डरा हुआ था। डॉक्टर ने रीना की पट्टी कर दी, लेकिन उसके चेहरे में अब भी दर्द की साफ दिखाई दे रहा था। युवराज ने गाड़ी स्टार्ट की और तीनों लोग सिंघानी हाउस की ओर निकल पड़े। पूरे रास्ते में गाड़ी के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई कुछ बोलने को तैयार भी नहीं था, मानो सब कुछ पल भर में बदल गया हो। माही की आंखों में डर की झलक थी, उसके दिल में हलचल मची हुई थी। इस हमले में उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उसे अब तमाम मैसेज आने लगे थे जो कल रात से उसके फोन पर आ रहे थे। उसके समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। आखिर कौन उसकी जिंदगी को इस कदर मुश्किल बना रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज जो हुआ उसके बाद से उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अब उसे इस बारे में युवराज से बात करनी ही होगी। उसके मन ही मन उसने फैसला कर लिया और वो अब और चुप नहीं रहेगी। टीना जो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, अपने अंदर खुशी को छुपाने की कोशिश कर रही थी और जानती थी कि इस हमले पर माही का गहरा असर होगा। यही तो वो चाहती थी, माही को डरा हुआ देखना, उसे कमजोर बनते हुए देखना। यह सब देखकर टीना के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई, लेकिन उसकी सोचों की यह श्रृंखला अचानक माही की आवाज से टूट गई। माही ने धीरे से अपना चेहरा युवराज की ओर घुमाया और धीमी आवाज में कहा, युवराज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। युवराज ने चौंक कर माही की ओर देखा और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे सामान्य नहीं बना रहा था। टीना के मन में खलबली मच गई। उसने जैसे ही माही के मुंह से ये सुना, उसके माथे पर पसीना आ गया। कहीं माही युवराज को उन मैसेज के बारे में न बता दे। अगर ऐसा हुआ तो उसकी पूरी योजना चौपट हो जाएगी। युवराज ने बिना समय गवाए जवाब दिया, हाँ माही, बोलो, क्या बात करनी है। माही कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने जल्दी से फोन उठाया और जैसे ही मैसेज खोला, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैसेज उसी प्राइवेट नंबर से था जिससे पहले उसे धमके भरे संदेश मिल चुके थे, लेकिन इस बार जो लिखा था उसने माही के शरीर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। देखा, मैंने कहा था ना, अगर युवराज से दूर नहीं रही तो तेरी बहन को मार डालूंगा। आज तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो पूरी फिल्म भी जल्द ही रिलीज होगी। और हाँ, अगर मेरे बारे में किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो तेरी बहन के साथ साथ तेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। माही का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसका गला सूखने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। युवराज ने उसकी हालात देख ली। उसने फौरन पूछा, क्या हुआ माही? कौन सा मैसेज है? तुम इतने घबराई हुई क्यों लग रही हो? माही को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। क्या वो सच बता दे? लेकिन अगर उसने कहा तो कुछ उसकी माता और बहन वो खतरे में पड़ जाएंगे। युवराज के सवालों से बचने के लिए माही ने किसी खुद को संभाल लिया और बात को टालते हुए बोली, घबराने वाली बात तो है ही युवराज। तुमने देखा नहीं कैसे दिन दहाड़े टीना पर गोली चल गई? अगर निशाना चूका नहीं तो क्या हो जाता आज? युवराज ने उसकी बात सुनी, लेकिन आंखों में संदेह झलक उठा। उसे महसूस हो रहा था कि माही उसे कुछ तो छुपा रही है, लेकिन आखिर क्या छुपा रही है? क्या युवराज पता लगा पाएगा कि माही उसे क्या छुपा रही थी? क्या माही उसे सच बताने की आगे की ओर जाएगी या नहीं बता पाएगी? क्या टीना अपनी योजना में कामयाब हो पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सिर्फ 4 एपिसोड ही भेज रहे हैं। कल से आपको दोबारा से इसी 5 एपिसोड की सीरीज में आपको 5 एपिसोड हम दोबारा से भेजना शुरू कर देंगे।